गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने स्टार्ट किया था आर्टिकल। तो अगर आप कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी लाइक एसएससी पीएससी व्यापम या फिर बैंकिंग, तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश हिमालयास आर अ मैजेस्टिक माउंटेन रेंज। मतलब जो हिमालयास होते हैं एक आलिशान पर्वत श्रेणी होते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर हिमालयास की बात करते हैं ना, यहाँ मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक होता है माउंटेन के लिए, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट होगा। एक होता है माउंटेन के लिए, क्या होता है माउंटेन मतलब पर्वत, और दूसरा होता है माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज मतलब होता है पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी। अब पहले पर्वत क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो पर्वत एक ऐसी आकृति होती है जो अपने आसपास स्थित भूमि से काफी ज्यादा ऊंचाई में होती है, मतलब काफी ज्यादा ऊंचाई वाली होती है। इसका जो आधार होता है वो चौड़ा होता है और जो शिखर होता है, जो चोटी होती है वो सकरा होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो आकृति होती है उसे हम पर्वत कहते हैं। पर्वत क्या होता है, एक चोटी होता है। लेकिन अगर हम बात करें माउंटेन रेंज यानी कि पर्वत श्रेणी की, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे पर्वतों का एक समूह होता है। इस तरीके से कुछ इसमें क्या होता है, पर्वतों का समूह होता है। इसमें बहुत सारे पर्वत आपस में जुड़े होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब एक पर्वत की बात होती है, ठीक है, जब एक पर्वत की बात होती है तो वहां पर हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। लेकिन जब पर्वत श्रेणी की बात होती है तो वहां पर हम आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कुछ पर्वत और पर्वत श्रेणियां की एग्जाम्पल देखें तो, जैसे पर्वत की बात करें, ठीक है, पर्वत मतलब माउंटेन, क्या होते हैं माउंटेन कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो जैसे पर्वत हो गया हमारा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद हो गया, ये एस है ना, माउंट एवरेस्ट हो गया। उसके बाद हो गया नंदा देवी, नंदा देवी। ठीक है, उसके बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है, ये क्या है, ये सभी पर्वत है। तो जब भी इनका नाम आए और क्वेश्चन आता है कि इनके पहले आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके पहले आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना है। ठीक है, जितने भी पर्वत होते हैं उनके नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बात करें अगर पर्वत श्रेणी की, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी क्या होता है, ये बहुत सारे पर्वतों का समूह होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन रेंजेस। ये क्या होता है, माउंटेन रेंज। जैसे हिमालयास, ठीक है, क्या होता है, हिमालयास होता है सतपुरास, और होता है अपना अरावलीज। तो देखिए इन सभी के नाम के एंड में एस जुड़ा है। ठीक है, तो ये अकेले एक चोटी नहीं होती बल्कि बहुत सारी चोटियों का समूह होता है जिन्हें हम पर्वत कहते हैं, उनका ये समूह होता है। तो जब कभी भी हम माउंटेन की बात करते हैं तो उसके लिए आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं, मतलब एक चोटी की बात करते हैं तो। लेकिन अगर हम पर्वत श्रेणी माउंटेन रेंज की बात करते हैं तो उसके नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। कौन से आर्टिकल का, तो आर्टिकल द का यूज होता है। किसका होता है, आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो इस क्वेश्चन में हिमालयास दिया है, ठीक है, मतलब पर्वत श्रेणी की बात हो रहा है। ठीक है, हिमालय के साथ एक एस जुड़ा है ना, हाँ। तो ये क्या है, ये एक पर्वत श्रेणी है। तो इसके पहले हम कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे, हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, वो करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ही इज डैश एल्डेस्ट सन इन द फैमिली। ओके, मतलब वह परिवार में सबसे बड़ा पुत्र है। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि वह परिवार में सबसे बड़ा पुत्र है। अब देखिए एल्डेस्ट क्या है, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, किसकी, एडजेक्टिव की। ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, किसकी, एडजेक्टिव की। अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है, विशेषण। और विशेषण का यूज हम किसके लिए करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए हम करते हैं। ओके, अब बात करें एडजेक्टिव यानी कि विशेषण की, तो इसके तीन फॉर्म होते हैं। इनके तीन फॉर्म कौन कौन से होते हैं, इसके ना तीन फॉर्म होते हैं। एक एडजेक्टिव के, एडजेक्टिव के ना तीन फॉर्म होते हैं। पहला तो होता है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री।
सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो एल्डेस्ट है ना वो सुपरलेटिव डिग्री है। जो पॉजिटिव डिग्री होता है ना वो सिंपल इंफॉर्मेशन बताता है। जैसे हम बात करें गुड, ये क्या है, गुड की बात करें, ये एक एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव डिग्री है। इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो पॉजिटिव डिग्री का यूज हम सिंपल क्वालिटी बताने के लिए करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का जो यूज होता है हम दो चीजों के बीच में या दो लोगों के बीच में तुलना करने के लिए करते हैं। और जो सुपरलेटिव डिग्री है उसका यूज हम सबसे उत्तम को बताने के लिए करते हैं। मतलब जो सबसे अच्छा है उसे बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री की पहचान करने के लिए आपको कहा जाए तो आप क्या करोगे, अगर किसी वर्ड के अंत में लास्ट में ई आर हो, ठीक है, ई आर हो, या फिर किसी वर्ड के पहले मोर लिखा हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो कंपैरेटिव डिग्री होता है। और अगर सुपरलेटिव डिग्री की पहचान करने के लिए कहा जाए तो अगर किसी वर्ड के लास्ट में EST हो, ठीक है, अगर EST होता है लास्ट में, या फिर किसी वर्ड के पहले मोस्ट होता है ना, तो वो क्या होता है, वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि जो सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, उसके पहले हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्या करेंगे, जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके पहले हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश सनराइजेस इन डैश ईस्ट। ओके, तो इसमें दो ब्लैंक स्पेसेस हैं जिनको हमें फिलअप करना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है सन और दूसरा है ईस्ट। तो सन क्या है, ये एक नाउन है। कैसा नाउन है, एक यूनिक, मतलब ये जो सन है क्या है, एक यूनिक थिंग है। अब यूनिक थिंग क्या होता है, यूनिक थिंग मतलब होता है यूनिक, जिसे हम अद्वितीय भी कहते हैं, ठीक है, अद्वितीय भी कहते हैं। मतलब जो दुनिया में एकमात्र होता है उसे हम यूनिक कहते हैं। तो जो सन होता है दुनिया में एक होता है, एक से ज्यादा तो सन मतलब सूर्य नहीं होते हैं। अगर यूनिक चीजों की बात करें, जैसे जो अपने आप में दुनिया में एकमात्र होते हैं, जैसे सन हो गया, ठीक है, उसके बाद मून हो गया, उसके बाद देखिए सन को हम सूर्य बोलते हैं, ठीक है, सन मतलब क्या है, सूर्य, मून मतलब चंद्रमा। हमारा अर्थ हो गया, हमारा अपना ग्रह अर्थ मतलब पृथ्वी। उसके बाद अगर स्काई की बात करें, स्काई मतलब आसमान या आकाश। ये सभी क्या है, एकमात्र होते हैं। सूर्य भी एक होता है, चंद्रमा भी एक होता है दुनिया में, पृथ्वी भी एक ही है, और इसी प्रकार आकाश जो भी है एक ही है। तो इन जो दिख रहे हैं वर्ड्स या फिर चीज़ों के पहले हमेशा हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। द का यूज़ हम कब करते हैं, किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए जो एक होता है, केवल एक होता है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। और ये क्या है, अपने आप में केवल एक होता है। सूर्य भी दुनिया में एक होता है, चंद्रमा भी एक होता है, पृथ्वी भी एक होता है, और जो आकाश है वो भी एक होता है। तो इन सभी के नाम के पहले हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ होगा, ठीक है, यहाँ पर द आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। ईस्ट क्या है, ये एक डायरेक्शन का नाम है। ये क्या है, डायरेक्शन का नाम है। तो डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं, डायरेक्शन चार होते हैं। ईस्ट होता है ना, वेस्ट होता है, उसके बाद नॉर्थ होता है, और लास्ट में क्या होता है, साउथ होता है। ये चार डायरेक्शन होते हैं। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन के नेम है उनके पहले भी हम आर्टिकल द का ही यूज करते हैं। जो चार डायरेक्शन है ना, उनके नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का ही यूज करते हैं। इस प्रकार से दोनों जगह क्या आ जाएगा, द यहां पर भी आया, द यहां पर भी आया। मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आई लिव ऑन डैश फर्स्ट फ्लोर, कि मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता हूं। अब यहां पर कौन सा आर्टिकल आएगा, फर्स्ट के पहले। तो फर्स्ट क्या है, ये एक ऑर्डिनल नंबर है। नंबर ना बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, नंबर मतलब जो संख्याएं होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला तो होता है हमारा कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, और दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल को हम हिंदी में कहते हैं, या फिर इसका यूज जो है हम गिनने के लिए करते हैं। कार्डिनल नंबर का यूज हम गिनने के लिए करते हैं, और जो ऑर्डिनल नंबर है इसका यूज हम क्रम बताने के लिए करते हैं, क्रम बताने के लिए करते हैं।
जो ऑर्डिनल नंबर है ना, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं? गिनने के लिए या फिर काउंटिंग करने के लिए। ठीक है, तो सी से सी अब याद कर रखने का एक ट्रिक बोल सकते हो। सी से कार्डिनल है, सी से काउंटिंग है, और ऑर्डिनल नंबर का यूज हम किसके लिए करते हैं? क्रम बताने के लिए या फिर ऑर्डर बताने के लिए। ऑर्डर, तो ओ से ऑर्डिनल है, ओ से ऑर्डर है, इससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो देखिए अब इसमें जैसे गिनने के लिए किसका यूज करते हैं हम? 1 2 3 4 इस तरीके से इनफाइनाइट तक हम काउंटिंग का यूज कर सकते हैं, 1 2 3, है ना। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कार्डिनल नंबर कहा जाता है। और ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं? ये होते हैं फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हो गया, ये है सेकेंड, थर्ड, क्या है? थर्ड। ये इसी तरीके से इनफाइनाइट तक ये भी जाता है। तो हम क्या जैसे कहते हैं ना, पहला दूसरा तीसरा, है ना, इसको हम हिंदी में कहें तो पहला दूसरा तीसरा है। ठीक है, क्या होगा ये? पहला दूसरा और तीसरा, ये आगे तक ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये है कार्डिनल नंबर और ये है ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर का यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं, मतलब गिनती के लिए करते हैं। एक एग्जांपल है 1 2 3 4 5, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और बात करें अगर ऑर्डिनल नंबर की, तो इसका यूज हम क्रम बताने के लिए, मतलब ऑर्डर बताने के लिए करते हैं। ये होते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, ये आगे बढ़ते चले जाता है। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट जो होता है ये होता है कि जब हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर्स की, मतलब 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स की, तो उनके पहले हम किसी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें ऑर्डिनल नंबर्स की, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इस तरीके से, तो इनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। इनके लिए हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट, फर्स्ट क्या है? एक ऑर्डिनल नंबर है, तो इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? आई लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ओके, तो मतलब ऑप्शन सी एक बार फिर से इसमें सही आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नरेंद्र मोदी इज डैश पीएम ऑफ इंडिया, मतलब नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो अब देखिए यहां पर क्या है, ये पीएम है, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो एक चीज आप हमेशा याद रखना कि अगर किसी का पद दिया हो, साथ में उसके साथ जो है स्थान भी मेंशन कर दिया हो, जैसे ये क्या है? पीएम क्या है? पद है, और उसमें स्थान दे दिया है कहाँ का? इंडिया का। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है कि कोई पद दे दिया हो, जैसे पद में क्या कह सकते हैं? जैसे ये पीएम हो गया, पीएम हो गया, है ना। इसी तरीके से सीएम भी हो सकता है, इसी तरीके से हमारा डीएम भी हो सकता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, है ना। जैसे एक हो सकता है हेडमास्टर भी हो सकता है। ये क्या है? डेजिग्नेशन होते हैं, पद होते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी डेजिग्नेशन दे दिया हो और उसके साथ स्थान भी दे दिया हो कि वो जो है कहाँ का है, जो भी पद में वो अपना जो सिटिंग कर रहा है वो कहाँ का है, तो उसके साथ हमेशा हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? आर्टिकल द। पर अगर ऐसा हो कि यहां पर पद तो दिया हो पर जगह ना दिया हो, अगर पद दिया हो, जैसे केवल अगर मान लो यहां पर रहता, केवल पीएम तक होता, प्राइम मिनिस्टर तक होता, तो हम क्या करते? वहां पर आर्टिकल ए का यूज करते। वहां पर क्या करते? हम आर्टिकल ए का यूज करते, क्योंकि देखिए पीएम तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, बहुत सारे देश हैं उनके अपने अपने पीएम होते हैं, लेकिन जो इंडिया में है पीएम एक ही होता है ना। और एक को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। बहुत सारे में से एक को बताने के लिए हम ए का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए जगह दे दिया है, इसलिए यहाँ पर द आ जाएगा आर्टिकल, क्योंकि भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहन इज डैश हिटलर, मतलब मोहन हिटलर है। तो क्या वाकई मोहन ही हिटलर है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें तुलना किया जा रहा है। मोहन की तुलना किससे किया जा रहा है? हिटलर से किया जा रहा है। एक इंग्लिश में होता है सिमिली। क्या होता है? सिमिली, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। अब ये उपमा अलंकार क्या करता है? ये एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से करता है। मतलब इसमें कहा जाता है, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, राम, एक राम है और दूसरा मान लीजिए महात्मा गांधी है। ठीक है, महात्मा गांधी को ले लेते हैं। अब हमें कहना है कि जो
राम है वो महात्मा गांधी के जैसा है, महात्मा गांधी नहीं है बट महात्मा गांधी के जैसा है। तो इस तरीके का तुलना करने के लिए हम यूज करते हैं सिमिली यानी कि उपमा अलंकार का। तो इसमें तुलना के लिए हम क्या करते हैं, हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोहन इज अ हिटलर, यानी कि मोहन हिटलर नहीं है पर मोहन हिटलर के जैसा है। ठीक है, तो जब कभी भी तुलना करना हो दो लोगों की और जगह नहीं दिया, देखिए यहां पर जगह नहीं दिया, स्थान नहीं दिया इसके आगे, केवल बोला जा रहा है कि वह हिटलर के जैसा है, मतलब तो यहां पर आर्टिकल ए का यूज करेंगे, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसी तरीके का है। तो देखिए यहां पर क्या है, मोहन इज डैश हिटलर ऑफ इंडिया। तो ये रिलेट करता है हमारे मेटाफर से, किससे, मेटाफर, मेटाफर मतलब रूपक अलंकार, हमने हिंदी में पढ़ा होता है ना रूपक अलंकार। तो इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के जैसा नहीं माना जाता है बल्कि एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति मान लिया जाता है, मतलब कहा जाता है कि ये वही है। जैसे अभी हमने तुलना किया था मोहन राम का किया था ना, राम और महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी। ठीक है, तो अब इसमें ये कहेंगे कि जो राम है वो महात्मा गांधी के जैसा नहीं है बल्कि वो ही महात्मा गांधी है। ठीक है, वो ही महात्मा गांधी है, ऐसा किसमें कहा जाता है, मेटाफर में या फिर रूपक अलंकार में। तो जब उसको महात्मा गांधी ही मान लिया जा रहा है, उसके जैसा नहीं बल्कि उसे ही महात्मा गांधी मान लिया जाता है, तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखिए पहले में क्या था, वह महात्मा गांधी के जैसा था, ठीक है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज किए थे। ठीक है, राम महात्मा गांधी के जैसा था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि राम ही महात्मा गांधी है, उसकी तुलना इस तरीके से किया जा रहा है कि वही महात्मा गांधी है। तो जब कभी भी आपको ऐसा दिखाना हो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जैसा हो तो वहां पर आर्टिकल ए या फिर एन का यूज करना है, लेकिन आपको यह बताना हो कि एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति ही है, जैसे राम ही महात्मा गांधी है, इस तरीके से वही व्यक्ति है, इस तरीके से बताना है, तो वहां पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब कभी कभी इसमें कंफ्यूजन भी होता है कि कब हम ए का यूज करें, कब एन का यूज करें, सॉरी कब द का यूज करें, है ना। तो आपको देखना है कि जब हम आर्टिकल ए का यूज कर रहे हैं ना, वहां पर स्थान के बारे में कोई मेंशन नहीं है, स्थान का जिक्र ही नहीं है, लेकिन जब हम द का यूज कर रहे हैं तो वहां पर देखिए इंडिया मेंशन कर दिया गया है, स्थान मेंशन कर दिया गया है ना कि वो कहाँ का है, तो यहाँ का है, इस पर्टिकुलर स्थान का है। तो जब स्थान दिया हो, तुलना हो रहा है दो लोगों के बीच में और स्थान दिया हो, तो वहां पर हमें द का यूज करना है, और जब स्थान ना दिया हो तो हम वहां पर ए का यूज, ए या फिर एन का यूज करेंगे, जो भी वहां पर फिट बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए डैश फ्रेंच डिफीटेड द इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए फ्रेंच क्या होता है, ये लैंग्वेज होता है, क्या होता है, ये एक लैंग्वेज होता है। उसी प्रकार से इंग्लिश भी क्या होता है, एक लैंग्वेज होता है। ये क्या होता है, ये भी एक लैंग्वेज है। तो अगर एक कॉन्सेप्ट है, अगर लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज है, उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज कर दें, ठीक है, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये नेशनलिटी को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, ये जो व्यक्त करता है, इंडिकेट करता है, नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता का, मतलब आप किस देश के निवासी हैं ये बताता है ये। ठीक है, तो यहां पर द इंग्लिश बोल दिया गया है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना वो अब सब्जेक्ट नहीं रहा। पहले तो ये सब्जेक्ट था, लेकिन अगर उसमें ऐड कर दिया जाए आर्टिकल द उससे पहले, तो सब्जेक्ट नहीं रहा बल्कि वो क्या हो गया, एक राष्ट्रीयता हो गया, नेशनलिटी हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से ये तो फ्रेंच है, अभी वो लैंग्वेज है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर द का यूज कर दूं तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये हो जाएगा नेशनलिटी, मतलब जो फ्रेंच व्यक्ति, पहले ये था फ्रेंच भाषा, लेकिन अब हो गया ये फ्रेंच व्यक्ति। ठीक है, द फ्रेंच, अब क्या हो जाएगा, मतलब अब इसको पढ़ें तो द फ्रेंच डिफीटेड द इंग्लिश, मतलब जो फ्रेंच व्यक्ति थे उन्होंने पराजित किया किनको, इंग्लैंड वालों को। ठीक है, इंग्लैंड वालों के लिए बोला जाता है द इंग्लिश। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर केवल इतना दिया जाए तो वो लैंग्वेज है, लेकिन अगर उसमें आर्टिकल द ऐड कर दिया जाए वो नेशनलिटी को व्यक्त करता है। ओके, मतलब ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, आर्टिकल सी ऑप्शन सही है, आर्टिकल द। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है डैश एप्पल्स आर माई फेवरेट फ्रूट, मतलब जो सेब है वो मेरे पसंदीदा फल है।
सेब जो है वो मेरा पसंदीदा फल है। अब यहां पर देखिए एप्पल्स दिया है, ये क्या है? एप्पल्स मतलब सेब जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म है, मतलब यहां पर एक से ज्यादा सेब की बात हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है? एक से ज्यादा सेब की बात हो रहा है, मोर देन वन एप्पल्स यहां पर बात किया जा रहा है, प्लूरल फॉर्म है, एक से ज्यादा सेब है ना, प्लूरल को कहते हैं हम एक से ज्यादा। तो जब हम एक से ज्यादा एप्पल की बात कर रहे हैं तो वहां पर आर्टिकल ए नहीं आएगा, आर्टिकल एन भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनका यूज तो एक के लिए होता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली ये एलिमिनेट हो गए। अब बात करें आर्टिकल द का, तो आर्टिकल द का यूज हम कब करते हैं? जब केवल किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, जो अपने आप में एक है, या फिर किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो पर्टिकुलर है, जो किसी जगह पर रखा हुआ है, या फिर बहुत सारों में से नहीं है बल्कि वो अपने आप में एक है। तो अब इस सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़िए, एप्पल्स आर माई फेवरेट फ्रूट। अब इसको पढ़ के लग रहा है क्या कि हम किसी पर्टिकुलर एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं? क्या कहीं उसमें जगह मेंशन कर दिया गया है क्या कि यहाँ जो एप्पल रखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इस सेंटेंस का मतलब यह निकल रहा है कि हम इसका यूज एक जनरल सेंस में कर रहे हैं, मतलब इसमें हम सभी दुनिया में जितने एप्पल हैं उनको हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एक जनरल सेंस हो गया। तो जब हम दुनिया में जितने एप्पल्स हैं उनका बात कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक नहीं रहा, तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा? नो आर्टिकल। इसको ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जीरो आर्टिकल मतलब आर्टिकल का यूज ही नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ही प्लेस डैश गिटार वेरी वेल। इसमें देखिए गिटार क्या है? ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये? म्यूजिकल या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये, इंस्ट्रूमेंट मतलब वाद्य यंत्र है ये। क्या है? वाद्य यंत्र। अब इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखें, जैसे यहां पर गिटार दे दिया है, ठीक है, यहां पर दे दिया गया है गिटार, इसके जैसे हो गया फ्लूट, ठीक है, फ्लूट के बाद हो गया हमारा हारमोनियम, उसके बाद हो गया पियानो। ये सभी क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सभी वाद्य यंत्र हैं। तो जब कभी भी किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है, वाद्य यंत्र का नाम आए, उसके पहले हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा नंबर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब कभी भी आपको किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम दिखे उसके पहले हम हमेशा आर्टिकल का यूज करते हैं। इसको आप रट लो क्योंकि ये पूछा ही जाता है काफ़ी बार। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों आज का। अब देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर आर के क्लासेस बिलासपुर में ना स्टार्ट हुआ है CGPSC अधीक्षक बाल देख रेख संस्था में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, साथ साथ ऑफलाइन भी है। ये जो टेस्ट सीरीज है इसको आप अवेल कर सकते हो मात्र 350 रुपये में। इसमें आपको मिलेंगे 12 टेस्ट जिसमें 8 सब्जेक्ट वाइज होंगे और 4 जो होंगे मेगा टेस्ट होंगे। ठीक है, इसको आपको अवेल करने के लिए करना क्या है? आपको ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना है, वहाँ पर जाके आपको इसको अवेल करना है, इसका आप बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको एक जो टेस्ट है वो डेमो के रूप में फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप इसको इंस्टॉल कीजिए और जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है उसको आप अवेल कीजिए। ओके।